मित्रों, बंधुओं और हमारे सभी नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी वार्ता का विषय है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रभात राय का अभिवादन आप सभी स्वीकार करें। क्या सचमुच दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर आ पहुंची है? और आ पहुंची है एक ऐसी शख्सियत के कारण जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये यक्ष प्रश्न तब उठ गया जबकि ईरान में हमास तंजीम के मिलिट्री कमांडर इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया। विश्वसनीय सूत्र तो ये बताते हैं कि इस्माइल हानिया का कत्ल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा CIA के, जिसे अमेरिकन इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसके द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर यह कत्ल अंजाम दिया गया। सर्वोच्च नेता जो ईरान का है, अयातुल्ला खामेनेई ने एक हुक्म जारी किया, आपातकालीन बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की सर्वोच्च लीडर हैं वो ईरान के, और उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि वो ईरान इजराइल पर हमला करेगा। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला या प्रतिशोध लेने के लिए ईरान इजराइल पर आक्रमण अंजाम देगा। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उनका एक बयान दुनिया के पटल पर आया कि ईरान द्वारा आक्रमण अगर अंजाम दिया गया इजराइल पर तो अमेरिका इजराइल की पूरी तरह हिफाजत करेगा युद्ध में। अगर ये युद्ध बड़े पैमाने पर फैला, युद्ध तो अभी जारी है, आप जानते हैं। तो ये सब कारण, ये सब हालात जो उत्पन्न हुए हैं, आप जानते हैं कि एक शख्सियत है इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, बहुत लंबे दौर से वो प्रधानमंत्री रहे, 15 वर्ष करीब करीब उनको हो गए इजराइल का प्रधानमंत्री बने। एक दो बार वो हटे भी हैं पदों से, लेकिन फिर अपने पद पर आसीन हो गए। वो एक कट्टर पार्टी है इजराइल की, लिकुड पार्टी, उसके नेता हैं। और 1996 में पहली बार वो, समझिए कि वो बने थे प्रधानमंत्री इजराइल के। तो इजराइल की जो गाजा पट्टी है, आप जानते हैं कि हमास नाम की एक तंजीम है वहाँ पर, वो भी बड़ी कट्टरपंथी तंजीम है, जिसने कि 7 अक्टूबर 2023 को एक आक्रमण अंजाम दिया था मिसाइलों द्वारा इजराइल पर, और उसके तहत तकरीबन 1200 लोग हलाक हो गए थे इजराइल के नागरिक। और उसके बाद ये निरंतर युद्ध तभी से जारी है। नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि जब तक वो हमास को नष्ट नाबूद नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली मिलिट्री उनको ख़त्म करके ही अब दम लेगी। तो ये हालात इस समय हैं, और नेतन्याहू ने हमास के सभी कमांडरों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया था, सभी कमांडरों को। तो एक कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, उन्होंने मार दिया ईरान के अंदर, और ये आग और भड़क गई। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इसमें जो है बहुत सारे फिलिस्तीनियों के जो अनेक गुट हैं, आप जानते हैं। एक गुट है उसका PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हुकूमत वेस्ट बैंक में कायम है। मोहम्मद अब्बास प्रेसिडेंट हैं उस इलाके के। और हमास का जो इलाका है वो गाजा पट्टी है, जो 9 किलोमीटर लंबी चौड़ी है। ये पट्टी जो है ये बड़ी ख़तरनाक बनकर उभरी है। हालांकि ये कहा जाता है कि नेतन्याहू ने ही इसको, हमास को शुरू में हथियार दिए, सब साजो सामान दिया, क्योंकि वो PLO को कमज़ोर करना चाहते थे। PLO की स्थापना उल्लेखनीय है कि 1964 में की थी यासर अराफात ने, और वो एक बड़ा गुरिल्ला संगठन बनकर उभरा। वो समाजवादी तेवर का लड़ाकू संगठन था, और सारी दुनिया से उसको हिमायत भी हासिल हुई। सोवियत संघ से भी हिमायत हासिल हुई, चीन से भी हिमायत हासिल हुई। पूरा जो लेफ्ट वर्ल्ड था, जो वामपंथी विश्व था, उसने यासिर अराफात की इमदाद की। तो ये जो PLO है, इसकी हुकूमत है वेस्ट बैंक पर।
और हमास की हुकूमत है गाजा पट्टी पर। ये दो तंजीमें हैं मूलतः फिलिस्तीनियों की, और ये युद्ध जारी है। और नेतन्याहू की शख्सियत ये है कि वो युद्ध प्रेमी है, क्योंकि खुद एक कमांडर रहे हैं वो फौज के। फिलिस्तीनी फौज को उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं उसके एक दौर में उनके भाई ने, और उन्होंने दोनों ने मिलकर। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इनकी समझ लें कि जो फिलिस्तीन है वो अरब धरती पर एक दौर में हुआ करता था, उसका नाम पूरा फिलिस्तीन था। लेकिन बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद, जो कि एक ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसराइल की एक तस्वुर, इसराइल की कल्पना प्रस्तुत की गई थी उस दौर में कि एक राष्ट्र बनाएंगे हम अरब की धरती पर जहाँ से यहूदियों ने पलायन किया है, जहाँ बहुत जुल्म सितम इन पर हुआ है, रोमन्स ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, और इनको वो अपना वतन छोड़ना पड़ा। बाद में उसमें अरब आकर बस गए, इनको पैलेस्टीनियंस कहा जाता है, कहा गया है। तो यहीं पर ये धीमे धीमे उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जो विश्व युद्ध के विजेता देश थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था, आप जानते हैं, अमेरिका था, ये जो विजेता देश थे, पराजित देश थे, आप जानते हैं जर्मनी पराजित देश था प्रथम युद्ध का। और इस दौर में काफ़ी सारी ज़मीनें फिलिस्तीनियों, इन ज़मीनों को यहूदियों ने खरीद लिया, क्योंकि वो मालदार कौम थी, बहुत ही संपन्न लोग थे, यूरोप में बड़े व्यापारी थे, बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही दानिश्वर लोग थे, उन्होंने ज़मीनें खरीद ली। फिलिस्तीनी बेहद गरीब थे, उन्हें जब बड़े ऊंचे दाम मिले तो उन्होंने वो ज़मीनें बेच दी। इस तरह इन ज़मीनों पर धीमे धीमे यहूदियों का कब्जा होता चला गया। और वो दौर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जबकि यहूदियों पर बेहद जुल्म सितम ढाए गए हिटलर द्वारा। 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया, बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ, बहुत नृशंसा के साथ, गैस चैम्बर्स में। ये इतिहास सारी दुनिया जानती है। तो प्रथम विश्व युद्ध से इसकी शुरुआत हुई, इजराइल की स्थापना की, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो समझिए कि सारे इजराइल सारी दुनिया के वहाँ पहुँचने लगे धीमे धीमे, और उनको संरक्षण मिला विश्व युद्ध के विजेताओं का, जिसमें अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये मुख्य देश थे। उधर सोवियत यूनियन ने भी इसका समर्थन किया। सोवियत यूनियन भी चाहता था कि इनका राष्ट्र बने। चीन का उदय जब तक नहीं हुआ था, चीन के अंदर युद्ध चल रहा था। 1948 में इजराइल ने घोषणा कर दी, इजराइल की स्थापना की। यूएन का एक प्रस्ताव था जिसमें 45% जो ज़मीन थी वो थी फ़लस्तीनियों की, और 55% ज़मीन दे दी गई यहूदियों की। हालांकि फ़िलिस्तीनियों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया, अरब देशों ने भी स्वीकार नहीं किया, और तत्काल एक हमला अंजाम दिया 1948 पर। यह संयोग है कि जिस व्यक्तित्व की आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बातचीत में, इस वार्ता में, उसका नाम नेतन्याहू है। 1948 में उनका बर्थ है, और उनका भाई उनसे बड़े थे, जो बड़े किरदार बने, बड़े प्रेरणा स्रोत बने उनके, वो भी एक फौजी कमांडर बने। नेतन्याहू ने भी जब वो वयस्क हुए तो उन्होंने अमेरिका में, हालांकि उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो बाद में इजराइल शिफ्ट हो गए दोनों, सारा परिवार, उनका पूरा परिवार कहाँ गया, इजराइल में। और वहाँ उन्होंने 1967 की वॉर में हिस्सा लिया, उनके भाई ने भी लिया, उन्होंने ज्वाइन कर ली। वो बहुत छोटे थे 1948 में जन्म हुआ, तो आप लगाइए कितने 18-19 साल के रहे होंगे वो नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, और बड़े कामयाब सोल्जर साबित हुए वो। उनका भाई का भी खात्मा हुआ, युगांडा के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था, एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था पीएलओ द्वारा, और उसको युगांडा ले जाया गया था। तो वहाँ पर उनके भाई का कत्ल कर दिया गया टेररिस्ट द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। वो आतंकवादी जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को संचालित कर रहे थे, और उसके बड़े लड़ाकू सोल्जर्स थे जो अपने को जंग आज़ादी का योद्धा कहते थे। हालांकि पश्चिमी दुनिया उनको कहती थी कि वो पश्चिमी दुनिया उनको करार देती थी आतंकवादी, लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया, भारत भी इनमें शामिल था, उनको स्वतंत्रता सेनानी के नाम से संबोधित करती थी।
यासर अराफात के बहुत गहरे ताल्लुकात थे श्रीमती इंदिरा गांधी से, और 1964 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तभी से हिंदुस्तान ने इसका समर्थन किया। और टू नेशन थ्योरी जो थी यूएन की, जो दो राष्ट्र का सिद्धांत था कि उसी धरती पर दो राष्ट्रों का निर्माण हो, एक का नाम इजराइल रहे, दूसरे का नाम फिलिस्तीन रहे। तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ता गया और नेतन्याहू ने अपने भाई की मृत्यु के बाद फौज छोड़ दी 1972 में, और उसके बाद उन्होंने एंटी टेररिस्ट एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और उसके बाद उनका जो समझिए कि उनका जो साबिका पड़ा, उनका जो रिश्ता बना एक बड़े पॉलिटिशियंस के साथ बना। इजराइल के बहुत बड़े राजनेता थे, लिकुड पार्टी के, एरॉल शेरॉन नाम था उसका। उन्होंने इनको यूएन में एम्बेसडर बना दिया इजराइल का। यहाँ से उनका राजनीतिक ज़िंदगी शुरू होती है। यूएन में वो इजराइल के स्पोक्समैन बन गए और यहीं से उनका राजनीति में प्रवेश शुरू हुआ। तो 1967 में एक बड़ी जंग भी हुई है। 48 में जो मैंने बताया जंग हुई, वो 1948 में स्थापना के साथ ही अरब राष्ट्रों ने, क्योंकि तस्लीम नहीं किया था यूएन के रेजोल्यूशन को, और फिलिस्तीन को एक ही राष्ट्र मानते थे, वो इजराइल को राष्ट्र नहीं मानते थे, उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में बुरी तरह शिकस्त हुई अरब राष्ट्रों की, इसमें सीरिया भी था शामिल हमलावरों में। मिस्र नहीं था उस वक्त शामिल, और कई देश थे, इराक की भी इमदाद थी। इस तरह से वो युद्ध जो है बुरी तरह से हारे अरब राष्ट्र। और फिर 1967 में इजिप्ट के नेतृत्व में, जिसका उस समय नेता थे कर्नल नासिर, अब्दुल कमाल नासिर नाम का एक शख्स था जो उस वक्त लीडर थे, उन्होंने आक्रमण अंजाम दिया और इस युद्ध में भी बुरी तरह से अरब राष्ट्रों की शिकस्त हुई। और इतनी बुरी शिकस्त हुई कि इसमें बहुत सारे इलाके अरबों को अपने गंवाने पड़े, अरब राष्ट्रों को। गोलान हाइट्स, बहुत सारे इलाके इजिप्ट के छीन लिए उन्होंने, यहूदियों ने, इजराइलियों ने, और इजरायली राष्ट्र को फतेह करार दिया गया। तभी से गोलान हाइट्स पर बहुत सारे इलाकों पर, ये गोलान हाइट्स तो सीरिया का इलाका है, मूलतः सीरिया का क्षेत्र है, और इजिप्ट के भी बहुत सारे इलाके छीन लिए गए। इस तरह ये मामला आगे बढ़ता है और बाद में एक नई जिंदगी, जैसे मैंने बताया, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके चारों ओर ये विश्व युद्ध की रचना हो सकती है, जिसके कारनामों से उसका नाम है नेतन्याहू, क्योंकि उन्होंने बड़े बर्बर आक्रमण किए हैं गाजा पर। करीब अभी तक समझ लीजिए कि 40,000 लोग हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं गाजा पट्टी में, जिसमें से बहुत बड़ी तादाद बच्चों की और महिलाओं की है। नशंस आक्रमण है, सारी दुनिया ने इनकी निंदा की है। नेतन्याहू बहुत कुछ अलग थलग पड़ते जा रहे हैं दुनिया के पटल पर, सिर्फ अमेरिका उनके साथ खड़ा नजर आता है। यहाँ तक कि यूरोप के राष्ट्र भी नाराज हैं इजराइल से, जो कि नाटो के मेंबर हैं। फ्रांस ने भर्त्सना की है, इंग्लैंड ने भी कंडम किया इस तरह के हमलों को, जो बेहद नृशंसता के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से कहानी बड़ी दुख भरी है पैलेस्टीनियंस की, बहुत दुख भरी है इजराइलियों की भी कहानी, क्योंकि वो तो दुनिया में बहुत सताई गई कौम है, लेकिन आज वो आक्रमणकारी और खुद नृशंस बन रहे हैं फिलिस्तीनियों के मुकाबले। और दोनों युद्धों में, 48 की लड़ाई में, 1967 की लड़ाई में, और एक और लड़ाई होती है दोनों के बीच में, अरब राष्ट्रों के बीच में और इजराइल के बीच में, वो 1973 की है। इसमें भी थोड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा पहली बार, लेकिन कुल मिलाकर इजराइल ही फतेहयाब हुआ, वही विजयी हुआ, अरबों की इसमें भी हार हुई। तो इस तरह से ये बड़ी ही दुर्दांत कहानी है, बड़ी नृशंस कहानी है, बड़ी खून और आंसुओं से लबरेज कहानी है। और जिस वक्त लेबर पार्टी सत्ता नशीन होती है तो समझौते की बात होती है, ज़मीन के बदले शांति की बात होती है। एक बड़े जनरल थे यादचिक रॉबिन, उन्होंने ओस्लो पैक्ट किया 1978 में। बिल क्लिंटन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे और उस समय ओस्लो पैक्ट हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि नेतन्याहू उस समय राजनीति में दाखिल हो चुके हैं और वो यूएन में एम्बेसडर भी हैं। बाद में बड़े राजनीतिक ये लिकुड पार्टी के बनकर उभरते हैं। वो बड़ी लंबी कहानी है, बहुत ही हम संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने साथियों के लिए
अपने मित्रों के लिए इसको पेश कर रहे हैं। एक आउटलाइन आप समझिए, क्योंकि ये तो बड़ी दुर्दांत कथा है। पिछले 1948 से लेकर आज तक की जो कहानी है बहुत ही विस्तारित है, बहुत बड़ी है, बड़ी दुरूह है, बहुत जटिल है। इसको समझना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी, हर देश अपने ढंग से इसको इंटरप्रेट करता है इस युद्ध को। कुछ यहूदियों को हीरो मानते हैं, कुछ पैलेस्टीनियंस को हीरो मानते हैं इस युद्ध का। ये आपस में एक विवाद का विषय कि कौन हीरो है, लेकिन दोनों ही पक्ष बहुत नुकसान उठा रहे हैं इस समय। और जो रणनीति अपनाई है नेतन्याहू ने वो बड़ी विध्वंसकारी है, क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों की फौज उन्होंने खड़ी कर रही है अपनी चारों तरफ। ये आप देखिए, उनके दुश्मन ईरानी तो बन ही चुके हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया का कत्ल होता है ईरान में। ईरान बहुत बड़ी तादाद में हथियार दे रहा है। हिजबुल्लाह का जो लेबनान में मुकीम है, तैनात हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के गुरिल्ले। इधर हूती हैं यमन में, जिनको निरंतर ईरान सहायता करता रहा है और वो गृह युद्ध जीत भी चुके हैं यमन के अंदर, वो आक्रमण कर रहे हैं। एक तरफ इराक है, एक तरफ सीरिया है। तो चक्कर घिन्नी घेरा है, चारों ओर से घेर लिया गया इजराइल को इस वक्त। और यूरोप के नाटो देश भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका ने भी धमकी दी है उसको कि वो ज़्यादा नशंस आक्रमण करेगा तो उसको हथियारों का खेप जो देता है आधुनिक हथियारों की, उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि युद्ध का कगार है, तृतीय विश्व युद्ध कहीं शुरू ना हो जाए, कहीं ये बड़े पैमाने पे विस्तारित ना हो जाए, इसका क्या हल निकलेगा हम नहीं जानते। अभी निकलेगा या नहीं निकलेगा, या कि ये सचमुच तृतीय विश्व युद्ध बन ही जाएगा, ये युद्ध है। लेकिन भारत ने भी कोशिश की है। भारत भी थोड़ा शांति प्रिय देश है, उसकी इजराइल से भी बहुत गहरी दोस्ती है और पैलेस्टीनियंस का भी वो बड़ा गहरा दोस्त रहा है। खुद जो है कोशिश की है बार बार, लेकिन भारत यही कहता है कि ये यूएनओ का जो प्रस्ताव है उसके अनुरूप ही इस समस्या का हल किया जा सकता है। ना ये पूरा मुल्क फिलिस्तीनियों को मिलेगा, ना ये पूरा इलाका इजरायलियों को मिलना चाहिए। जैसा कि 15% सिर्फ ज़मीन इन 3 युद्धों के बाद, जैसा मैंने बयान किया कि 1948 की वॉर, 1967 की वॉर और 1973 की बात, ये बड़े 3 युद्ध हुए इन अरबों और इनके बीच में, इजरायलियों के बीच में, इजराइल हुकूमत के बीच में। इन तीनों ने बहुत सारा नुकसान किया है दोनों देशों का, और ज़्यादा नुकसान अरब राष्ट्रों को उठाना पड़ा, पैलेस्टीनियंस को उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी ज़मीनें तो छिनती चली गई। इजराइल जीतता चला गया, उनके पास सिर्फ 15% इलाका रह गया है। कुल मिलाकर 85% ज़मीन पर उनका आधिपत्य हो गया इजराइल सरकार का। और बहुत सारी बातें हैं। अलास्का मॉस्क है विवाद का कारण, यरूशलेम है बहुत बड़ा विवाद का कारण। यरूशलेम को यूएन ने इंटरनेशनल सिटी घोषित किया है, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, बहुत बड़े बड़े यहूदियों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। वहाँ अलास्का मॉस्क है, वहीं पर जो है बैतलहम है, जहाँ पर ईसा मसीह को फांसी दी गई थी और ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था बैतलहम में, वो भी यरूशलेम में ही है। तो इसलिए उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया गया। लेकिन इजराइल यूएन के किसी प्रस्ताव को नहीं मानता। जैसे मैंने कहा, उसने नहीं माना कि 45% ज़मीन फिलिस्तीनियों को दी जाए। उसने नहीं माना कि यरूशलेम इंटरनेशनल सिटी है, क्योंकि अमेरिका की शय, नाटो की शय थी अब तक। धीमे धीमे उसका समर्थन बहुत तेजी के साथ कम हो रहा है। नेतन्याहू पूरी तरह फंस गए अब। वो नेतन्याहू जो बड़े हीरो थे, बहुत बड़े हीरो थे, बहुत बड़ी हिमायत उन्हें हासिल थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त विरोध इजराइल के अंदर आजकल हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त विरोध। उनको बीच में भी सत्ता खोनी पड़ी थी और अब लगता है कि वो अपनी सत्ता गंवा देंगे या तीसरा विश्व शुरू हो जाएगा, जिसके सबसे बड़े विलेन होंगे नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा अभी चल रहा था, जबकि एकदम ईरान ने कहा कि हम हमला बोल देंगे। वो बीच में दौरा छोड़कर आ गए। उनको लगा ईरान एकदम आक्रमण कर देगा, लेकिन ईरान सही वक्त की तलाश में है। ज़्यादा देर नहीं है ईरान द्वारा आक्रमण करने में, बहुत देर नहीं है। हिजबुल्लाह निरंतर आक्रमण कर रहा है। जो एक इलाका है इजराइल के जो मिलता है लेबनान से,
वहाँ पर निरंतर आक्रमण हो रहे हैं, कई शहर खाली हो गए हैं। इजरायली भी जवाबी हमले कर रहे हैं, इजरायली सेना भी जवाबी हमले कर रही है, इधर हूती हमले कर रहे हैं, निरंतर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान का भी बड़ा आक्रमण नहीं शुरू हुआ, और ईरान के साथ देखिए आज ये सेकेंड कोल्ड वार की सिचुएशन बन रही है, द्वितीय शीत युद्ध शुरू हो रहा है। ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं रूस ने, हालांकि रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन इस समय बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं रूस ने। चीन भी खड़ा है ईरान के साथ। तो इस सारी लड़ाई के अंदर पैलेस्टीनियन के साथ खड़े हैं पुराने साथी उसके, फिर पुराने साथी जो बीच में बिखर गए थे। सोवियत यूनियन तो बिखर गया था, बेहद कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर वो इस बीच में वो दोबारा जो है शक्तिशाली हो गया है। रूस लड़ रहा है और बड़े पैमाने पर हथियार भी दे रहा है, ईरान को हथियार दे रहा है। ईरान के माध्यम से ये हथियार पहुंच रहे हैं हूतियों के बाद, ये हथियार पहुंच रहे हैं हिजबुल्लाह तंजीम के बाद। अब तो सुना है कि बल्कि सुना ही नहीं, बल्कि ये सत्य है, बल्कि वास्तविकता है, हकीकत बन चुका है। पहले तो ये अफवाह थी कि तालिबान भी इस युद्ध में जाने वाले हैं। अफगानिस्तान के तालिबान जो 20 साल अमेरिका के खिलाफ लड़ चुके हैं और अमेरिका को भगा चुके हैं अपनी धरती से। अमेरिका को भागना पड़ा यहाँ से, बीच में छोड़कर, सारे हथियार छोड़कर, बड़े शर्मनाक ढंग से अमेरिका को पलायन करना पड़ा। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल युद्ध सिद्ध होने वाला है, कम से कम इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। देखिए इसका हमें जानते क्या अंत होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये युद्ध बड़ा विनाशकारी है। अभी तक भी बड़ा विनाश हो चुका है। तेल अवीव के अंदर भी जो राजधानी है इजराइल की, ऑफिशियल राजधानी, हालांकि यरूशलेम को अब राजधानी कहने लगा है अपनी, वो काफ़ी कुछ खाली कर दी गई है। तो ये अमेरिका की जो कूटनीतिक पहल है, उसने बहुत कोशिश की कि ये युद्ध रुक जाए गाजा वाला, लेकिन इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो इतने ज़िद्दी किस्म के शख्स हैं, और मुझे लगता है वो युद्ध प्रेमी, युद्धोन्मादी हैं। वो कूटनीति से ज़्यादा युद्ध में यकीन करते हैं। वो कूटनीति से मसले हल नहीं करना चाहते। 1200 नागरिकों के बदले वो 40,000 को मार चुके हैं, हमास के लोगों को, लेकिन उनके भी बहुत सारे नागरिक हलाक हो चुके हैं जंग में। लेबनान से जो लगी सीमा है वो भी खतरे में है, सभी कुछ खतरे में है। विश्व पटल पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। लेबर पार्टी आ गई है जो पूरी तरह से इजराइल के साथ नहीं खड़ी है। फ्रांस में वामपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया है और नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे हैं लेफ्टिस्ट। नीदरलैंड की सरकार ने पैलेस्टीनियंस को मान्यता प्रदान कर दी है, और इस तरह से जो दक्षिणपंथी इटली की प्रधानमंत्री है वो भी कह रही है कि हुकूमत से कि भाई संयम बरतो, ज़्यादा आक्रमणकारी मत बनो। तो राइट और लेफ्ट यूरोप का जो लेफ्टिस्ट सरकारें वो तो खड़ी हो गई पैलेस्टीनियन के साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस की सरकार जो पूरी तरह से नाटो की अग्रणी शक्ति थी, ब्रिटेन भी अग्रणी शक्ति है, वहाँ पर तख्ता पलट गया दक्षिणपंथियों का इस बार चुनाव में। 400 से ज़्यादा सीटें लेबर पार्टी की है, जिसकी सिंपैथीज पैलेस्टीनियन के साथ रही है सदा से। जो चाहते हैं टू नेशन थ्योरी को वहाँ लागू किया जाए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है उस धरती पर जहाँ पर आज इजराइल की हुकूमत है, जिसके बाद 85% हिस्सा है। तो 88 में सबसे पहले 1988 में, 72 में जैसे मैंने बताया ना, उन्होंने फौज से अपना जो है वो इस्तीफा दिया। उसके बाद वो एम्बेसडर रहे लंबे वक्त तक यूएन के। इसके बाद 1988 में उन्होंने ज्वाइन किया किसको, लिकुड पार्टी को। 1996 में बड़ा तेज राइज है, बहुत कम उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, नौजवान थे बिल्कुल एकदम, समझिए 1948 का जन्म है और 1988 में वो ज्वाइन किया उन्होंने। 1996 में उन्होंने सत्ता संभाली पहली बार, और इस बीच में उन्होंने एक एंटी टेररिस्ट इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की थी। अपने भाई जोनाथन जो मैंने बताया, जो युगांडा में शहीद हुए थे, मारे गए थे, इजराइल के बड़े फाइटर थे, गुरिल्ला फाइटर थे। हालांकि नेतन्याहू भी गुरिल्ला फाइटर रहे, बहुत बड़े योद्धा रहे। तो 1993 में रॉबिन द्वारा 1993 आता है, जिसमें कि ओस्लो पैक्ट किया गया। ओस्लो पैक्ट के बड़े भारी ये समझिए कि
बड़े आलोचक रहे और इनकी तकरीरों के कारण ही शायद रॉबिन की हत्या हुई, ऐसा भी इल्ज़ाम है। जो जनरल रॉबिन थे, जगजिग रॉबिन, उनकी जो हत्या हुई, वो कहते हैं कि नेतन्याहू ने ऐसी उकसावे वाली ऐसी वायलेंट स्पीचेस दी, जिसका इल्ज़ाम भी नेतन्याहू के चरित्र पर है, उनकी शख्सियत पर है, उनके इतिहास पर है। 2009 में नेतन्याहू दोबारा सत्ता नशीन हुए, बीच में हट गए थे। 99 में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ एरियल फिरौन नाम का एक लेबर पार्टी का लीडर है, वो सत्ता में आया। नेतन्याहू परास्त हुए बुरी तरह, लेकिन 2009 में नेतन्याहू दोबारा सत्ता नशीन हो गए और शांति की पूरी प्रक्रिया का जो बातचीत की चल रही थी, जो शुरू से मैंने बताया शुरू हुई थी, जो लेबर पार्टी ने शुरू की थी, जो चाहती है कि ज़मीन दो लेकिन शांति रहे, तरक्की रहे, विकास हो। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं ये, आधे नोबेल प्राइज़ मिले यहूदियों को, आप सब जानते हैं। तो ये जो है, हमने एक आउटलाइन आपके सामने पेश कर रहे हैं हम पूरे के पूरे इसकी पर्सनैलिटी की और पूरे के पूरे युद्ध की, जो आज युद्ध का कगार पर पहुंचा है। कॉम्बैट सोल्जर रहे, जैसे मैंने बताया, उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा जो पहलू है वो कॉम्बैट सोल्जर थे, अपने बड़े भाई की तरह। और बड़े बड़े कमांडो अटैक्स में उन्होंने शिरकत की है। जो बड़े बड़े कमांडो अटैक्स किए ना इसराइल ने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, उसमें उन्होंने शिरकत की है। 1976 में उनका भाई जो था वो युगांडा में मारा गया था। इसके बाद उन्होंने समझिए कि छोड़ दी थी फौज और एक इंस्टीट्यूट उसके नाम पे बनाया। तो जिहादियों के मध्य, जो एक हमास के जिहादियों के मध्य और इजरायली फौज के मध्य जो एक जंग चल रही है, वो जंग बड़ी विस्तारित कर गई है। हमने संक्षेप में आपके सामने उसको पेश किया और भयानक गोलाबारी हो रही है इन दिनों चारों ओर से, यरूशलेम पर भी, तेल अवीव पर भी। बहुत सारे इससे जो उसके नेस्तनाबूद हो चुके हैं इसराइल के, और वो भी जवाबी हमले कर रहा है बहुत तेजी से। उसने गाज़ा पट्टी को तकरीबन तबाह कर दिया है। गाज़ा पट्टी में हमास के जो लीडरशिप में जो लोग रहते हैं वहाँ, पैलेस्टीनियंस नागरिक, वो भी मारे गए हैं। पैलेस्टीनियंस कमांडर भी कुछ मारे गए हैं, हमास के कमांडर्स। और ये तकरीबन आप ये मानिए कि यहूदियों की आबादी दुनिया में 1.5 करोड़ है, इतने इजरायली हैं। लेकिन पहले फ़िलिस्तीन में तो समझिए कि 90 लाख आबादी है और करीब 30 लाख ही सिर्फ रहते हैं पैलेस्टीनियंस। 90 लाख यहूदी रहते हैं, 30 लाख करीब दोनों हिस्सों में, वेस्ट बैंक में भी और इधर गाज़ा पट्टी में मिलाकर हम बात बता रहे हैं। रॉकेट चल रहे हैं, रॉकेट निरंतर दागे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इधर के भी और उधर के भी, जो कहीं युद्ध में शामिल नहीं है। फौज नहीं मरती आजकल के युद्ध में, जब बमबारी होती है, मिसाइल गिरते हैं, तो फौज के मध्य युद्ध नहीं होता, नागरिक मरते हैं, बेगुनाह नागरिक दोनों ओर के, जिनका कोई किरदार नहीं है युद्ध में, कोई भूमिका नहीं है। उसके फैसले तो लीडर्स लेते हैं, सारे युद्ध के फैसले हमास के लीडर ले रहे हैं, ईरान के लीडर ले रहे हैं, इसराइल के लीडर ले रहे हैं, हुकूमतें ले रही हैं। और मारे कौन जा रहे हैं? आम लोग। कम से कम 50,000, जैसे मैंने बताया 40,000 नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली नागरिकों की काफ़ी बड़ी संख्या में वो हलाक हुए हैं। और ये अंत क्या होगा इस युद्ध का हम नहीं जानते, लेकिन ये बात तय है कि ये जो पर्सनैलिटी है नेतन्याहू की, ये युद्ध की जनक है, ये युद्धोन्मादी भी है और किसी का कहना नहीं मानने। सबसे बड़े जो इनके एलाइट हैं वो अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स भी इन्हें समझा रहे हैं कूटनीतिक तौर पर, ये अमेरिका की भी उपेक्षा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की भी उपेक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के यूएन में, TS तिरुमूर्ति, उन्होंने भी उचित मांगों को स्वीकार करने के लिए बहुत तकरीरें दी हैं यूएन के अंदर। भारत की ओर से बहुत ज़ोरदार हिमायत की है कि फ़लस्तीनियों की उचित मांगों को स्वीकार किया जाए, तभी ये युद्ध समाप्त होगा। तिरुमूर्ति ये कहते हैं कि हिंसक संघर्ष को तत्काल ख़त्म किया जाना चाहिए। वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर रहे हैं वहाँ पर फ़लस्तीनियों के बारे में। और 2 राष्ट्रों को सैद्धांतिक आधार पर फ़िलिस्तीन को भी, इसराइल को भी एक आज़ाद राष्ट्र का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। खुद मुख्तार राष्ट्र का ऑटोनॉमी दी गई है थोड़ी थोड़ी वेस्ट बैंक में और हमास इधर जो है गाज़ा पट्टी में, सभी जानते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बड़ी भर्त्सना की है इसराइल की, बहुत कंडम किया है। और कौन सुनता है? वो कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी रहो, क्या फ़र्क पड़ता है लीडर्स को।
जो युद्ध के लिए उन्मादी लीडर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दुख से, आप कितना भी दुख व्यक्त करो। इस हमले का जो उद्देश्य है, जैसे मैंने बताया कि एंटो गुटेरेस जो है हिंसक संघर्ष में मारे जा रहे, निरंतर मारे जा रहे पैलेस्टीनियंस की संख्या को लेकर बड़े बड़े उदास हैं, बड़े हताश हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे, उनकी कोई नहीं सुन रहा। तो इस तरह से ये हमने छोटे सी एक कहानी आपके सामने, एक पर्सनैलिटी की, एक युद्ध की, एक जंग की पेश की। बहुत संक्षेप में हमने इसको बयान किया। उम्मीद है हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे, नेतन्याहू के बारे में भी और इजराइल के बारे में भी और पैलेस्टीनियंस के बारे में भी, यासर अराफत के बारे में भी और वर्तमान नेतृत्व के बारे में भी। खासतौर से ईरान का क्या कैरेक्टर है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बड़े किरदार हैं इस युद्ध के। ईरान, इजराइल सबसे बड़े किरदार हैं। बाकी हिजबुल्लाह भी है इसमें, पैलेस्टीनियंस भी हैं, हमास भी है इसमें, PLO भी है इसमें, हूती भी है इसमें, इराकी भी हैं, सीरियंस भी हैं। ये सब इसके किरदार हैं, इस युद्ध में शामिल हैं। ये सीधे सीधे शामिल हैं ये लोग इस युद्ध में। अप्रत्यक्ष रूप से रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है और कई देश हैं जो जमकर हथियार दे रहे हैं इस युद्ध के लिए ईरान को। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।